फ्रांस सुनते ही हमारे जहन में फ्रेंच ब्यूटी, रिच एंड हाई क्लास कैफे कल्चर, फाइन डाइनिंग, फैशन, आर्ट, डिजाइनर प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी, यूं कह सकते हैं कि आज के आधुनिक, डाइवर्स और नए फ्रांस की तस्वीर उभरती है। इतना ही नहीं, ये देश अपने फ्रेंच सिनेमा, नाटक, फोटोग्राफी, म्यूजिक, साहित्य, शानदार म्यूजियम्स, अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा फ्रांस का डेमोक्रेटिक कल्चर और ह्यूमन राइट्स के प्रति आदर्शवाद एक ऐसा एग्जाम्पल रखता है जहां स्वतंत्रता, अधिकार और सैन्य संघर्ष को महत्व दिया जाता है। शायद यही बातें फ्रांस को वर्ल्ड फेमस बनाती है। अगर आज आपसे कोई कहे कि एक समय में समाज के एक तबके के लोगों को स्तन ढकने पर, नमक के कंजप्शन पर, घर में खिड़कियां होने पर, दाढ़ी बढ़ाने पर, मजदूरी करने पर, फिश एंड मीट के प्रिजर्वेशन पर, लोकल चर्च में ऑफरिंग के लिए टैक्स के साथ और न जाने कौन कौन से ऊल जुलूल किस्म के टैक्स को भरना पड़ता था, तो क्या आप मानेंगे? आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का फ्रांस कुछ ऐसा ही था। पर 1789 से 1799 के बीच 10 साल तक चले फ्रेंच रेवोल्यूशन ने न सिर्फ आज के आधुनिक फ्रांस की नींव रखी, बल्कि 19वीं और 20वीं सदी के इतिहास को बनाया और आज की 21वीं सदी पर अपना असर डाला। तो चलिए आज पलटते हैं इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति के पन्ने, जिसमें हम जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति का सच, स्वतंत्रता और सैन्य संघर्ष की कहानी, जिसने दुनिया को अपनी जीवन शैली बदलने के लिए दी एक नई सोच। 18वीं सदी में फ्रांस एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी नई समस्याओं के बीच संकट से जूझ रहा था। इतने सालों तक क्रांतिकारी आदर्शों के आवेश में रहने के बाद जब लोगों का पेशेंस जवाब दे चुका था, तब फ्रांस ने एग्रेसिव होकर क्रांति का बिगुल बजा दिया और सच की लड़ाई में जनता एकजुट हो उठी। ये वो समय था जब एक साम्राज्य ने अपनी विचारधारा को बदल दिया और पूरी दुनिया को राजशाही यानी कि मोनार्की शासन के विपरीत कोई नया शासन लाया जाए, इस पर सोचने को मजबूर कर दिया। तो सवाल ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिर है क्या? ये हुआ क्यों? क्या थे इस क्रांति के पीछे के किस्से, कारण, कहानियां? वो कौन लोग थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रभावित किया? ये क्रांति कब तक चली, कैसे रुकी? क्या फ्रांस में कभी मोनार्की का अंत हुआ? ये जानने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम 4 हेडिंग में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला रीजन है पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, दूसरा है सामाजिक यानी कि सोशल, तीसरा है इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, और चौथा है प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी यानी कि प्रगतिशील विचारधारा। फ्रांस में सालों तक चलने वाली इस क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस में बदलाव लाया, बल्कि पूरी दुनिया को राजशाही यानी कि मोनार्की पे सवाल उठाने पर मजबूर किया। पहला रीजन था द किंग यानी राजनीतिक कारण। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उस समय के राजाओं और उनके शासन के बारे में। ये राजा बोर्बन वंश यानी बोर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन राजाओं को डेस्पोट कहा जाता है। डेस्पोट का मतलब होता है निरंकुश तानाशाह, जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, कोई मिनिस्ट्री या कानून कुछ भी नहीं होता और पावर सिर्फ और सिर्फ राजा के हाथ में होती है। लुई 14 को फ्रांस के सबसे महानतम राजा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 70 सालों तक वहां पर राज किया। अपने सामंतों यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर को खत्म करके, पावर को सेंट्रलाइज करके अपने हाथों में लिया। ये जो भी चाहते थे वो कर जाते थे और इसलिए इन्हें कहा जाता है एब्सोल्यूट डेस्पोट यानी पक्के तानाशाह। उन्होंने फ्रांस को बड़ी सारी लड़ाइयों में जीत दिलवाई, पर इसी की वजह से फ्रांस भारी कर्जे में चला गया। उसके बाद आए लुईस 15, जिन्होंने 1715 से 1774 तक राज किया। इनके शासनकाल के दौरान फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 7 सालों के लिए एक लड़ाई हुई थी, पर इस लड़ाई में फ्रांस की हार हुई और इस लड़ाई के चलते फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही गहरे कर्जे में डूब गए। इसी कर्ज की वजह से इंग्लैंड ने अमेरिकन कॉलोनीज पर टैक्स लगाना शुरू किया, जिसके चलते वहां पर अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू हुआ और फ्रांस में राजकोष को भरने के लिए थर्ड स्टेज के लोगों पर भी गैर जरूरी टैक्स लगाना शुरू किया गया, जिसके चलते प्रताड़ित जनता से फ्रेंच रेवोल्यूशन को और हवा मिली। इसके बाद आए लुईस 16, जिन्होंने 1774 से 1792 तक राज किया। ये एक अच्छे राजा थे, अच्छी सोच भी रखते थे, पर एक अच्छे शासक नहीं थे, एक अच्छे लीडर नहीं थे। बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग फैसले लेना इनके बस की बात नहीं थी। कई बार तो इन्होंने कुछ फैसले लिए, पर डर के चलते उन डिसीजंस को वापस ले लिया। इनकी जो वाइफ थी मैरी एंटवेंट,
वो ऑस्ट्रिया की आर्च डचेस के रूप में पैदा हुई थी और महारानी मारिया थेरेसा और सम्राट फ्रांसिस प्रथम की अंतिम संतान और सबसे छोटी बेटी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की ये आखिरी रानी थी। ऐसा कहा जाता है कि वो राजा को बहुत ही बुरी एडवाइस दिया करती थी। इनकी सलाह राजा जब भी मानते थे, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। मैरी एंटवेंट एक बेहद फैशनेबल और खूबसूरत रानी थी, जिनका हेयर स्टाइल आज भी काफी फेमस है और अक्सर फ्रांस की पेंटिंग्स में गाहे बगाहे नजर आ जाता है। कहते हैं कि उन्होंने एक बार भूखी जनता, जिनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, उनको केक खाने की सलाह दी। इसकी वजह शायद यही थी कि वो आम जनता से बेहद दूर एक भव्य महल पैलेस ऑफ वर्साई में रहती थी और दोनों जमीनी हकीकत से कोसों दूर थे, जिन्हें अपनी प्रजा और साधारण जनता के संघर्षों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उनके पास खाने को न कोई सामान था, न स्वास्थ्य की कोई सुविधा, और ऐसे में कैसे एक राजा लोगों पर तरह तरह के टैक्स लगा सकता है, सोचकर हैरानी होती है। पर उस दौर में जनता इसी तरह प्रताड़ित हो रही थी। लुई 16 के शासनकाल में ही फ्रांस ने बदले की भावना से इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका की मदद की। देश की माली हालत खराब करने में ये लुई 16 का सबसे बुरा फैसला था। पर इस फैसले से उनका प्राइड, उनका ईगो, उनके बदले की भावना जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो इंग्लैंड से बदला लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस लड़ाई में अमेरिका का साथ दिया, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका जीत गया और फ्रांस की माली इकोनॉमी बद से बदतर हो गई। गरीबी, कर्जा, ऊल जुलूल टैक्स, ये सब बढ़ता ही चला गया। चरमरा चुकी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने कोई भी सिस्टमैटिक काम नहीं किया। इसके उलट जब भी राजकोष को बढ़ाने के बारे में सोचा जाता, इन्होंने थर्ड स्टेट यानी जनता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने का डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरने लगी। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में राजनीतिक कारणों को संक्षेप में समझने की कोशिश करें, तो इसके अंदर राजाओं की मनमानी, किंग और क्वीन के गैर जरूरी खर्चे, आम जनता की जिंदगी में व्यक्तिगत आजादी का अभाव, ऐसी बड़ी वजह शामिल थीं। इसके अलावा देश के अलग अलग प्रांतों में असमानता, अलग स्टेट अलग नियम, टैक्स और कानून में असमानता, हाई क्लास के पास विशेष अधिकार होना भी देश भर में नाराजगी की बड़ी वजह रही। इसके अलावा भी सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहे थे। एक आम सैनिक के लिए प्रमोशन के रास्ते बंद थे। ऊपर से अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम का फ्रांस की जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें हिस्सा लेने वाले ढेरों फ्रेंच सोल्जर्स भी आगे चलकर क्रांतिकारी बन गए। इन्हीं पॉलिटिकल रीजंस के चलते धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन को हवा मिलती रही। अब बात करते हैं सोशल कॉजेज यानी सामाजिक कारणों की, जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इस युग में फ्रांस एक बदलते समाज का घर था, जहां पर राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में दरारें दिखने लगी थीं। आम जनता में निराशा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी और इस्तीफा दे देने वाले गवर्नर की कमजोरी ने पूरे देश को एक संकट की ओर धकेल दिया। लेकिन सामाजिक कारणों की गहराई समझने से पहले हमें उस दौर के फ्रेंच सोशल स्ट्रक्चर को समझना होगा, जो ओल्ड या एंशियंट रेजिम के नाम से जाना जाता है। फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहली क्लास में थे कैथोलिक चर्च के पादरी, महाराजा, फादर, बिशप, प्रीस्ट और अमीर लोग वगैरह। उन दिनों चर्च फ्रांस में एक अलग राज्य के समान हुआ करते थे। चर्च की अपनी सरकार थी और कर्मचारी भी हुआ करते थे। चर्च के पास लोगों पर टैक्स लगाने के साथ साथ कई सारे अधिकार थे, जैसे कि चर्च आम जनता पर टिथ नाम का टैक्स लगाता था, जो किसानों से उनकी आय का 10% वसूल करता था। ऐसे में किसानों की आय का एक बड़ा हिस्सा पादरियों के हिस्से में चला जाता था। यही वजह थी कि पादरी लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे और उस दौर में फ्रांस में इनकी संख्या 1 लाख के करीब थी। साथ ही साथ फ्रांस की 10% जमीन पर भी चर्च का कब्जा था। पादरी और महाराजाओं के पास विशेष अधिकार और सुविधाएं थी, जबकि आम जनता कानूनी असमानता और टैक्स के बोझ तले दबी हुई थी। राजाओं की राजशाही का नियम था शानदार महलों को बनवाना और ठाट बाट वाली जिंदगी जीना। लुई 16 ने तो पेरिस से दूर एक भव्य महल पैलेस ऑफ वर्साई का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद आता है सेकंड स्टेट, जिसमें नोबिलिटी, सामंत, फ्यूडल लॉर्ड्स, हायर नोबिलिटी और लोअर नोबिलिटी आते थे। इस वर्ग में बड़े बड़े सामंत, उच्च सरकारी अधिकारी और राज परिवार के सदस्य शामिल थे।
उन्हें मिले विशेष अधिकारों से वो जनता का शोषण करते थे। घर और जमीन का लगभग 25% हिस्सा इनका हुआ करता था और इनकी संख्या कुल मिलाकर 4 लाख की थी। चर्च, पादरी और इन सामंतों के प्रभाव के चलते ही फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिलकर थर्ड स्टेट यानी जनता पर आए दिन नए टैक्सेस लगा करके उनका शोषण करते थे। इसके बाद आता है थर्ड स्टेट, जैसे गांव में रहने वाले फार्मर्स, कारीगर वगैरह है। इसमें फैक्ट्री वर्कर्स, वकील और छोटे मोटे व्यापारी भी आते थे। थर्ड स्टेट के लोगों की आबादी 95% तक थी और उस समय फ्रांस की टोटल आबादी भी 2.7 करोड़ थी। कहा जाता है कि इस वर्ग के शिक्षित लोगों को भी शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था, जबकि धनी वर्ग के कम शिक्षित लोगों को ये अधिकार मिला हुआ था। इस वर्ग में आने वाले धनवान तथा शिक्षित लोगों को भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। फ्रांस की आम जनता के हिस्से आ रही थी तो बस बहुत सारी कठिनाइयां, गरीबी, भुखमरी और सामाजिक अधिकारों की कमी ने उन्हें बुरी तरह से झकझोर करके रख दिया। इसलिए क्रांति की शुरुआत होते ही आम लोगों ने क्रांति का जोरदार समर्थन किया। अब आइए जानते हैं कैसे इन वर्गों में टैक्स का विभाजन था और किस किस पर टैक्स लागू होता था। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे कोई टैक्स नहीं था। वो लोग सिर्फ आलीशान जिंदगी जी रहे थे, जबकि ये दोनों वर्ग सिर्फ थर्ड स्टेट पे ही हमेशा किसी न किसी वजह से नए नए और अजीबोगरीब टैक्स थोप दिया करते थे। कभी राजा ने कोई नया टैक्स लगा दिया, कभी चर्च के पादरी ने, तो कभी फ्यूडल लॉर्ड्स ने। नई लड़ाई हुई तो टैक्स लगा दिया। मतलब कोई प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम था ही नहीं। अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों की जिंदगी थर्ड स्टेट के लोगों से बहुत ही अलग थी। थर्ड स्टेट के लोग हमेशा मेहनत और जद्दोजहद में लगे रहते थे, पर फिर भी उनके पास बेसिक जरूरतों से जुड़ी चीजों के भी लाले पड़े हुए थे। ये दिन रात एक करके मेहनत किया करते थे और 2 वक्त की रोटी और हेल्दी जिंदगी के लिए तरसा करते थे। यहाँ तक कि इन्हें नमक खाने, साफ कपड़े पहनने पर भी टैक्स देना पड़ता था। इसलिए बहुत से लोग साफ कपड़े पहनने से बचते थे। पब्लिक हेल्थ के नाम पर कोई सुविधा न होने के चलते आम जनता तरह तरह की बीमारियों का शिकार होती। इसके ठीक उलट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग लग्जूरियस और कंफर्टेबल लाइफ जिया करते थे। कहते हैं कि 18वीं सदी फ्रांस के कल्चर का सबसे स्वर्णिम समय था। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि थर्ड स्टेट से वसूले गए पैसे को लग्जरी, फैशन, कल्चर के बढ़ावे में ही इस्तेमाल किया जाता था। पर थर्ड स्टेट में जो न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास उभर कर आया, जैसे राजा का काम काज करने वाले, अर्बन वर्कर्स, वकील, लेबर, ये सब बड़ी ही बुरी हालत में थे और कम संसाधनों के साथ गुजर बसर कर रहे थे। साथ ही 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुई लड़ाइयों के चलते फ्रांस बहुत बड़े कर्ज में था। मतलब ये इतना ज्यादा कर्जा था कि पूरे देश का आधा बजट सिर्फ कर्जा चुकाने में निकल जाता था। तो ऐसे में फ्रांस की आम जनता बुरे दौर से उबरने के इंतजार में थी। पर 3 वर्गों का अस्थायी ब्रह्मचक्र, फर्स्ट स्टेट शीर्ष वर्ग, सेकंड स्टेट मध्यम वर्ग और लोअर स्टेट निम्न वर्ग ने समाज को 3 टुकड़ों में बांट दिया। इस दौर में फ्रांस ने इतने सालों से फार्मिंग में कभी कोई नई तकनीक नहीं अपनाई और ना ही कोई नए प्रयोग किए। इसलिए 1789 के आसपास की सर्दी में क्रॉप फेलियर हुआ, जिसकी वजह से उस साल सारी फसल बर्बाद हो गई। खाने का सामान महंगा हो गया और लोगों के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से भुखमरी हुई, लोगों में डर पैदा हुआ, गुस्सा बढ़ा, लूट मार बढ़ी और अब जनता अपने हक की खोज में संघर्ष करने को मजबूर हो गई। दूसरी ओर चरमराई अर्थव्यवस्था के कारण मोनार्की की सिचुएशन भी कमजोर होने लगी, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन का ट्रिगर दबा ही दिया। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंधकार में विद्रोही विचारों की आग जलने लगी, तो इस देश ने अपनी जीवन शैली और इतिहास में नई इबारत लिखने का निर्णय लिया। तो आइए अब समझते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट और फ्रेंच रेवोल्यूशन की नींव और रेवोल्यूशन पर अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले कुछ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज पर। नए विचारों की आंधी ने फ्रांस को एक नया मोड़ दिया। जब नई विचारधारा इस देश की सोशल स्ट्रक्चर छूने लगी, तो लोगों ने साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन को खोजना शुरू किया। हमारी समझ कैसी हो, इस चिंतन ने फ्रांसीसी समाज पर गहरा प्रभाव डाला। पर अगर आप ध्यान से सोचे तो ये जो व्यवस्था थी, ये लगभग पूरी दुनिया में कम से कम 174 सालों तक ऐसी ही चली आ रही थी। तो फिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस की आम जनता और थर्ड स्टेट के लोगों ने इस तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए।
दरअसल किंग लुइस 16 अपने दादा परदादा की तरह स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं जानते थे। वे उनसे बेहतर इंसान हो सकते थे, उनके सोचने का तरीका अच्छा था, वो लोगों का भला करना चाहते थे, पर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। वो अपने फैसलों पर टिके नहीं रहते थे। उनको बोल्ड डिसीजन लेने में काफी प्रॉब्लम होती थी। उनके सलाहकार अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मैरिज को कॉन्समेट करने में भी काफी समय लगा, जिसकी वजह से लोगों के इस विश्वास को कहीं ना कहीं धक्का लगा है कि राजा ईश्वर के समान है, क्योंकि ईश्वर के अंदर किसी भी तरीके की कमजोरी नहीं होती। पर उन्हें अपने राजा के अंदर बहुत सारी खामियां नजर आने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने राजा और उसके शासन के तौर तरीकों पर सवाल उठाना शुरू किया। साथ में राजा और रानी के बीच में दूरियां भी काफी ज्यादा थीं। दरअसल 1770 के दशक में 16वें लुई की अपनी शादी को संपन्न करने में असमर्थता और रानी की संतानहीनता ने प्रतिद्वंदियों को प्रेरित किया, जिसमें राजा के अपने भाई भी शामिल थे, जो वैध उत्तराधिकारी पैदा नहीं करने पर सिंहासन के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। मैरी एंटवेंट के कथित नाजायज संबंधों की अफवाहें और रिपोर्ट आने के बाद उनकी छवि धूमिल होने लगी। साथ में मैरी एंटवेंट पर एक कार्डिनल के साथ अनैतिक संबंध बनाने का आरोप और पुख्ता हुआ। इस घोटाले ने राजशाही को बदनाम कर दिया और उस समय के नए रईसों और अमीर वर्ग के लोगों ने राजा के मंत्रियों द्वारा समर्थित सभी वित्तीय सुधारों का सख्ती से विरोध करने को प्रोत्साहित किया। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इतिहास में रानी का नाम बेमतलब ही घसीटा गया, क्योंकि उस समय तक मैरी एंटवेंट को अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के अलावा राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनका राजनीतिक प्रभाव कभी भी लुई 16 की शाही मालकिन से ज्यादा नहीं था। इस सफर में आगे बढ़े तो फ्रेंच एज ऑफ एनलाइटनमेंट पर रोशनी डालने वाले फिलोसोफर्स का बहुत ही बड़ा प्रभाव था। वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे महान दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता और सुप्रीम पावर और अथॉरिटी पर अपने विचार समाज के सामने और आम जनता के बीच रखे। वोल्टेयर अपने तेज और कटाक्ष विचारों के साथ राजशाही पर सवाल करते थे। रूसो ने स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हुए समाज में नए आदर्शों की घोषणा की और मॉन्टेस्क्यू शासन और शक्ति के 3 विभाजित स्तरों की बात करते हुए एक नई न्याय व्यवस्था की मांग लेकर आगे आए। इन विद्वानों ने सालों देश भर में फैले कॉफी हाउसों और पैम्फलेटों के माध्यम से अपने विचारों को आम जन तक पहुंचाया। मीटिंग्स, कॉफी हाउस डिस्कशंस और लाइब्रेरीज के जरिए इनके विचार लोगों तक पहुंचने लगे। ऐसे में जनता को राजशाही और सत्ता में बैठे लोगों पर उंगली उठाने का साहस मिला। यहाँ तक कि जिन लोगों को पढ़ना नहीं भी आता था, क्रांति में हिस्सा लेने वालों ने उन्हें ये बातें समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस के घर घर में चिंगारी की तरह फैल गया और क्रांति की ज्वाला धूं धूं करके भड़कने लगी। इसी दौर में एक रेयर स्किन कंडीशन से पीड़ित जीन पॉल मराट, जो कि एक फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, चिकित्सक और पत्रकार होने के साथ ऑर्थोडॉक्स एंड रेडिकल विचारधारा रखते थे, उन्होंने पैम्फलेट, प्लाकार्ड्स और न्यूज़पेपर्स जैसे द फ्रेंड ऑफ द पीपल में अपने विचारों को बेबाक तरीके से प्रकाशित करने लगे। एक रेयर स्किन कंडीशन से पीड़ित होने के चलते वो हमेशा बाथरूम से ही अपने काम को अंजाम देते। साथ ही मराठ ने अपनी हिंसक सोच के चलते रेन ऑफ टेरर विद डेथ लिस्ट को शुरू करने में मदद की और खून खराबे को क्रांति का हिस्सा बनाने में बहुत हद तक काम किया। लेकिन जीन पॉल मराठ का अंत भी काफी दुखद रहा। जब वो अपने बाथरूम में नहा रहे थे तो एक यंग कंजर्वेटिव लेडी शार्लेट कोर्डे ने उनकी हत्या कर दी। पर जीन पॉल मराठ कभी भी न थमने वाली एक विचारधारा बनकर अमर हो गए। बाद में एक पेंटर डेविड की पेंटिंग द डेथ ऑफ जीन पॉल मराठ ने मराठ को और भी ज्यादा फेमस किया और उनकी विचारधारा को अमर बना दिया। ऐसे विद्वान और फिलोसोफर्स की आवाज राजवंश की अथॉरिटी पर सवाल उठाने लगी। फ्रांस की जनता ने खुद को एक नए नेशनलिज्म की ओर धकेला, जहां स्वतंत्रता, समानता और जनता की अथॉरिटी की कल्पना थी। एज ऑफ एनलाइटनमेंट एक फिलोसॉफिकल आंदोलन था जो 18वीं शताब्दी में यूरोपियन विचारों पर हावी था। एक ऐसी सोच जहां लॉजिकल थिंकिंग और ट्रुथ विद प्रूफ पर सब कुछ तोला जाने लगा। इस रेवोल्यूशन ने आजादी, तरक्की, टॉलरेंस, भाईचारा, संवैधानिक सरकार, चर्च और देश को अलग करने जैसे आदर्शों की वकालत की। एज ऑफ एनलाइटनमेंट की सटीक शुरुआत पर बहुत कम सहमति है, लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में
या 17वीं सदी के मध्यकाल को एनलाइटनमेंट की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। फ्रेंच हिस्टोरियंस मानते हैं कि 1715 और 1789 के बीच एनलाइटनमेंट एरा गिना जाता है और अक्सर 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन या नेपोलियन युद्धों यानी कि 1804 से 1815 की शुरुआत को एज ऑफ एनलाइटनमेंट के अंतिम समय की तरह देखा जाता है। एज ऑफ एनलाइटनमेंट के दौरान सांस्कृतिक आदान प्रदान यूरोपीय देशों के बीच और अटलांटिक पार दोनों दिशाओं में भी चला। एनलाइटनमेंट विचार की दो अलग अलग धाराएं थी। कट्टरपंथी यानी कि ऑर्थोडॉक्स एनलाइटनमेंट, जिसने लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विचारधारा ने एबोलिशन ऑफ अथॉरिटी की वकालत की, और एक दूसरी विचारधारा जो ज्यादा उदारवादी किस्म की थी, जिसने सुधार, शक्ति, विश्वास, प्रॉपर सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड समाज की मांग की। एज ऑफ एनलाइटनमेंट में साइंस भी काफी बड़ी भूमिका निभाने लगा था। एज ऑफ एनलाइटनमेंट ने लंबे समय से मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस कल्चर की नींव रखी। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन लेकर आया। धर्म के क्षेत्र में एज ऑफ एनलाइटनमेंट यूरोप में पिछली सदी के धार्मिक संघर्ष की प्रतिक्रिया थी। इसने रेस, जेंडर, क्लास, इन सबसे ऊपर उठकर मेहनतकश जनता को अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। एज ऑफ एनलाइटनमेंट के ज्यादातर फिलोसोफर्स ने जाति, लिंग या वर्ग की परवाह किए बिना सभी के लिए समानता की वकालत नहीं की, बल्कि इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि अधिकार और स्वतंत्रता किसी को सिर्फ हेरिडिटरी के लिहाज से नहीं मिलनी चाहिए। 174 सालों में पहली बार इतने बड़े आर्थिक संकट में झूलते हुए राजा लुई 16 ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, और राजा लुई 16 ने आर्थिक संकट का सामना करने के लिए फ्रेंच स्टेट्स जनरल को बुलाया, जिसमें तीनों वर्गों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट को हिस्सा लेना था। ये वही समय था जब फ्रांसीसी जनता को समान प्रतिनिधित्व की मांग उठानी थी, और इस घोषणा से थर्ड स्टेट के लोगों के लिए समान प्रतिनिधित्व करने का एक बड़ा अवसर मिला। स्टेट्स जनरल के अंदर तकरार की आवाज उठी, जहां तीसरे स्टेट ने समान प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्हें अपना हक और आजादी चाहिए थी, जबकि पहले दो स्टेट्स अपनी पावर को कायम रखने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, जिसके चलते थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भड़क गए और उन्होंने नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। ऐसा करने पर राजा ने सभा के दरवाजे उनके लिए बंद करवा दिए और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स जनता के समर्थन के साथ एक बड़ी भीड़ समेत टेनिस कोर्ट की ओर बढ़ चले। फ्रेंच स्टेट जनरल में वो एक अहम पल आया जब टेनिस कोर्ट पर लिए गए एक शपथ ने स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली के रूप में स्थापित किया, और उन्होंने फ्रांस के लिए एक नए संविधान बनाने का संकल्प लिया। तीसरे स्टेट ने अपने अफर्मेशन के साथ ये साबित किया कि वे स्वतंत्रता के अंधकार के खिलाफ खड़े होंगे। ये एक बहुत ही नाजुक घड़ी थी जब फ्रांस की जनता ने खुद को एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के रखवालों के तौर पर घोषित कर दिया। जब तीसरे स्टेट ने टेनिस कोर्ट की शपथ ली तो दुनिया में फ्रांस की आवाज गूंजने लगी, और यही वो समय था जब सच्चाई की लड़ाई में पूरे फ्रांस की जनता एकजुट हो उठी। फ्रांस की धरती पर तनाव बढ़ रहा था, जब आम जनता को खाने के सामान की कमी और आर्थिक संकट का प्रभाव महसूस हो रहा था। चलिए आगे आर्थिक तंगी के प्रभाव की गहराई को समझते हैं। पेरिस में तनाव बढ़ रहा था, जब खाने पीने के सामान की कमी और आर्थिक संकट के दबाव ने लोगों को हर तरह से प्रभावित किया। आबादी के बढ़ने और व्यापारिक मंदी, आर्थिक चरमराहट और गिरावट की वजह से लोगों को अपने अधिकारों के हनन का एहसास बेहद मजबूत हो चुका था। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के आक्रमण के रूप में एक सिंबॉलिक एक्शन लिया गया। ऐसा राज सत्ता की अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह को जग जाहिर करने के लिए किया गया। इस घटना का महत्व इतना था कि ये सिंबल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बन गई। ये वो समय था जब फ्रांस के लोगों ने राजवंश के अधिकार और उनकी हर तरह की अथॉरिटी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। बास्तिल के आक्रमण ने लोगों की महत्वाकांक्षा को तय किया और उन्हें इसके प्रति आवाज को दिन ब दिन ऊंचा करने और क्रांति से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूएंटली प्रोटेक्टेड देश बनने की ओर आगे बढ़ गया, लेकिन क्रांति और हिंसा के चलते राजनीतिक सिचुएशन बदल रही थी। चलिए अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में राइज ऑफ फ्रीडम और सत्ता के एक भयानक दौर को समझते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान गिलोटिन नाम का एक हथियार इतना बैडली पॉपुलर हुआ था कि इसका खौफ पूरे देश में फैल गया था। फ्रेंच लॉयर मैक्समिलियन रॉब्सपियर और पब्लिक सेफ्टी समिति ने एक मजबूत लीडरशिप दिखाते हुए
देश की सुरक्षा के लिए बेहद कठोर कार्यवाही की और इस दौरे कत्लेआम में क्रांतिकारी अदालतों ने गिलोटिन का भरपूर इस्तेमाल किया। क्रांतिकारी अदालतों की नजर में जो भी दोषी होता, गिलोटिन से सरे आम उनका सर काट दिया जाता। दरअसल एक वकील और राजनेता रहे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का नाम इतिहास में फ्रेंच रेवोल्यूशन के सबसे प्रभावशाली लीडर के तौर पर दर्ज है। उन्होंने फ्रांस में लोकतंत्र को स्थापित करने और सालों से चली आ रही परंपराओं को बदलने के लिए तगड़ा अभियान चलाया। उन्होंने अनमैरिड पादरियों और उनके कार्यालयों में आत्मरक्षा के तौर पर हथियार ले जाने के लिए अभियान चलाया, जिसने काफी चर्चा बटोरी। पर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि एक ऐसा दौर भी आया जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के नायक को खलनायक का दर्जा दिया गया। उसके शासनकाल को आतंक युग का नाम दिया गया और 28 जुलाई 1794 में मृत्यु दंड दे दिया गया। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। फ्रांस में क्रांति के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए वो ऐतिहासिक रहे। उन्होंने 10 अगस्त 1792 को फ्रांसीसी राजतंत्र के पतन के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, जिसका लक्ष्य था फ्रांस को बंटने से रोकना, कानून में समानता लाना, विशेष अधिकारों का खात्मा और लोकतंत्र के सिद्धांतों को लागू करने के लिए बिगुल फूंकना। फ्रांस में बदलाव हुआ और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद लोगों को लगा कि देश में ऐसा बड़ा बदलाव होगा जो राहत देने वाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रांस के लोग जिसे फ्रांसीसी क्रांति का हीरो समझ रहे थे, वही सबसे बड़ा खलनायक साबित हुआ। एक दौर ऐसा भी आया जब लोग उनके शासन को आतंक का युग कहने लगे। इस सत्ता के दौरान यहाँ क्रांतिकारी अदालतें गिलोटिन का उपयोग किया करती थी। ये वो समय था जब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खौफनाक कार्रवाई के नाम पर मौत का तांडव चल रहा था। मतलब लोगों को उनका पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही शक की बिना पर मौत के घाट उतार दिया जाता था। कहा जाता है कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन अपराध के नियंत्रण और अपराधियों को दंड देने की बेहद सख्त नीति अपनाई। नियमों को इतना सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी उनके विरोधी बन गए। लोगों को मुकदमा लड़ने का मौका ही नहीं दिया जाता था, सीधे सजा सुना दी जाती थी। 1793 में रॉबस्पियर ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके अंत की वजह बना। रॉबस्पियर ने क्रांतिकारी कानूनों को लागू करने की व्यवस्था बनाई। उन कानून के खिलाफ आवाज उठाने और निंदा करने वालों के लिए सजा के सख्त कानून लागू किए। ऐसा करने वालों को सीधे साजिशकर्ता करार दे दिया जाता और इसके लिए एक अपराधी सेना का गठन भी किया गया। नतीजा 31 मई से 2 जून 1793 तक फ्रांस में सशस्त्र विद्रोह हुआ। जिस शख्स को कभी फ्रांस का हीरो बताया जा रहा था, वो देखते ही देखते तानाशाह बन गया। अनफॉर्चुनेटली उनके शासनकाल में 1,20,000 लोगों को बिना मुकदमा चलाए ही मृत्यु दंड दे दिया गया। अंत में एक बार उन्होंने बिना लोगों को नाम बताए ये घोषणा कर दी कि उन्होंने साजिशकर्ताओं की एक लिस्ट बनाई है। इससे जनता डर गई कि कहीं अगला नंबर उन्हीं का ना हो, और यही रीजन रहा कि आखिरकार रॉबस्पियर की नीतियों और कर गुजारी पर सवाल उठने लगे। मामला अदालत पहुंचा, गिरफ्तारी हुई, सजा तय हुई और 28 अगस्त 1794 को रॉबस्पियर को फांसी की सजा सुना दी गई। साम्राज्य के खिलाफ बढ़ती अस्थिरता ने अपना प्रभाव दिखाया और इसका परिणाम स्वरूप सम्राट 16वें लुई और मैरी एंटवेंट को सरे आम गिलोटिन से उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही नेपोलियन बोनापार्ट एक सेनापति और राजनीतिक नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज से खुद को मजबूत किया। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति और लीडर थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए और उन्हें चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। 1804 से 1814 तक और फिर 1815 में वो लगभग 10 साल तक फ्रांस के सम्राट बने रहे और यूरोपीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में फ्रांस के कमांडर की भूमिका निभाई। सन 1799 में 18 रूमेयर का तख्ता पलट करने के दौरान नेपोलियन एक ऐसे समूह का हिस्सा था जिसने फ्रांसीसी जड़ों को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका। इसके बाद सन 1800 में मारेंगो की लड़ाई में नेपोलियन की सेना ने फ्रांस के स्थायी शत्रुओं में से एक ऑस्ट्रिया को हराया और उसे इटली से बाहर कर दिया। इस जीत से पूरे फ्रांस में नेपोलियन का वर्चस्व कायम हो गया। इसके अलावा 1802 में इंग्लैंड और फ्रांस ने सीज फायर की घोषणा कर दी और ट्रीटी ऑफ अमीन्स पर हस्ताक्षर किए। हालांकि ये शांति सिर्फ 1 साल तक ही कायम रह सकी।
लेकिन नेपोलियन को इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और कंट्रोवर्शियल राजनेताओं में गिना जाता है। 1799 में नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंत और एक नए युग की शुरुआत का स्ट्रॉन्ग सिंबल और पर्सनैलिटी के तौर पर उभरा। इस तरह 21 मार्च 1804 को नेपोलियन ने फ्रेंच सिविल कोड या नेपोलियोनिक कोड की स्थापना की। इसके कुछ हिस्से आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। इस कोड की माने तो इसमें जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों की मनाही थी, धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति दी गई और कहा गया कि सरकारी नौकरी सबसे योग्य लोगों को दी जानी चाहिए। इसमें क्रिमिनल कोड, आर्मी कोड और सिविल कोड भी शामिल थे। नेपोलियन संहिता ने नेपोलियन के नए संविधान कौंसिल को बनाया। हालांकि कौंसिल एक ऐसी स्थिति थी जो किसी तानाशाही शासन से कम नहीं थी, पर इसने कम से कम कुछ हद तक स्लेवरी और सामंतवाद को उखाड़ फेंका। स्लेवरी सिस्टम या गुलाम बनकर लोगों के अधीन काम करना मध्यकालीन यूरोप में ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें एक किसान पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूर बनकर काम करने को मजबूर था। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच यूरोपियन सोसाइटी में सामंतवाद या फ्यूडलिज्म का बोलबाला था। इससे स्थानीय प्रशासन जमीन के बंटवारे या ओनरशिप के आधार पर सोशल स्टेटस को स्थापित करते थे, तो नेपोलियन ने इस सिस्टम पर भी रोक लगा दी। इसके बाद नेपोलियन ने स्कूल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया और स्कूल्स में एक डिटेल्ड सिस्टम की स्थापना की जिसे लाइसी कहते हैं। इसने यूनिवर्सल एजुकेशन को बढ़ावा दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुई क्रांति से जो भी रिमार्केबल अचीवमेंट्स हासिल हुए उनका एनालिसिस करते हुए हम अब इस क्रांति से भारतीय समाज में आए चेंजेस पर विचार करेंगे। चलिए इस क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को समझ लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर पूरे यूरोप में दिखा और लोग क्रांतिकारी आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए। फ्रेंच सोसाइटीज पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, जहां फ्यूडलिज्म का पतन हुआ और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स बनाए गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन का महत्व उसके ट्रांसफॉर्मेशन, न्याय, समानता और मानव अधिकारों के लिए भविष्य के संघर्षों के लिए आदर्श उदाहरण के रूप में उभरने लगा। फ्रांसीसी क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया को एक नया नजरिया दे दिया। ये वो दौर था जब सच्चाई, आजादी और ह्यूमन राइट्स की सोच ने पूरी दुनिया की आबादी को इंस्पायर किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने को मोटिवेट किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दुनिया भर के देशों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई, दूसरे देशों को डेमोक्रेसी की नई विचारधारा से परिचित कराया, राजनीति और धर्म के बीच फर्क दिखाकर उन्हें अलग करने का नजरिया दिया। वरना पहले राजा कितना भी बुरा क्यों ना हो, लोग बिना सवाल उठाए उसकी बात मानते थे और उसे ईश्वर का अवतार मानकर उसकी आज्ञा मानते थे। हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने न केवल फ्रांस में एक नया युग लाया बल्कि दूसरे देशों को भी प्रभावित किया। नेशनलिज्म की ऐसी आंधी चली कि हर कहीं लोगों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और राजशाही को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया। तो कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी को बनाने में अपना योगदान दिया? इतिहास के इस अहम पन्ने को आपके लिए उजागर करने की ये छोटी सी कोशिश थी। हमारे साथ इतिहास का गवाह बनने के लिए आपका शुक्रिया। बाकी कैसी आपको लगी ये डॉक्यूमेंट्री कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के साथ, जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।